खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में आज दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है। इस मरहले में सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम की सीट पर लड़ी जा रही है, जहां पर मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। इसी जिम्न में नंदीग्राम में वजीर दाखिला अमित शाह ने भी रोड शो किया। रोड शो में हजारों की तादाद में बीजेपी हामी नजर आ रहे हैं। अमित शाह खुली गाड़ी पर रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं नंदीग्राम में रोड शो के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने दावा किया है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। अमित भाई, जिस तरह का जन सैलाब दिख रहा है, कहीं लगता है कि परिवर्तन का मन बना रही है बंगाल में। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आपने जिस तरह का कर दिया है कि ममता बनर्जी यहाँ पे ही सीमित हो गए, यहाँ पे 3-4 दिन रुकी हुई है, वही बताता है हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले बहुत सारे लंबे फेजेस है, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से भाजपा का आगे ग्राफ बढ़ रहा है, उसको किस तरह से? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है आपके लिए, प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब नेताओं के लिए, उसको क्या कहेंगे? चलिए, वो सब अपने अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। आने वाले दिनों में क्या देखेंगे भाजपा और कारपेट बॉम्बिंग करेगी बंगाल में? हैं? और कारपेट बॉम्बिंग करेगी भाजपा बंगाल में? नहीं, अब क्या है, चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव पैक हो चुका है, बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं और मैं मानता हूँ यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ममता बनर्जी कहती है आपको रसगुल्ला मिलेगा, मतलब शून्य मिलेगा बंगाल में। चलिए, सब लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बोलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, नंदीग्राम की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज शुभेंदु के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही हैं। रोड शो कड़ी धूप में जारी है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर पदयात्रा की क़यादत कर रही हैं। कल भी ममता बनर्जी का रोड शो हुआ था। आपको बता दें कि पिछली बार जब वो नंदीग्राम में कागजात नामजदगी दाखिल करने आई थी तो उन्हें पैर में चोट लग गई थी। तब से वो व्हीलचेयर पर ही हैं और नंदीग्राम में रोड शो कर रही हैं। केरल के पलक्कड़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली हुई, जहां पीएम मोदी ने आवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की। साथ ही कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर यकीन रखती है। Sisters and brothers of Kerala, I am delighted to be in Palakkad and address my first rally in the state from here. The people of Palakkad have had a close bond with our party. Today, I have come among you to seek your blessings for the BJP in the upcoming state elections. I have come to you with a vision that is refreshingly different from the current situation in Kerala. तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना के हवाले से ये बड़ी खबर है। मुल्क में बढ़ते कोरोना के मामलों से डीजीसीए नाराज नजर आ रहा है। हवाई अड्डों पर कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल नहीं हो रहा है। डीजीसीए का ये बयान सामने आया है, जिस पर कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीजीसीए ने तशवीश जाहिर की है। आपको बता दें, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इशारा दिया है डीजीसीए के बयान में। आपको बता दें कि मास्क न लगाने वालों का फौरी चालान काटा जाएगा। तो कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के हवाले से डीजीसीए का बयान सामने आया है, जिसमें डीजीसीए ने नाराजगी जाहिर की है। हवाई अड्डों पर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। बयान में ये बात कही गई है और कहा गया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल नहीं हो रहा है।
साथ ही इसको देखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, जिसमें जो भी लोग लापरवाही बरतेंगे और जो मास्क नहीं लगाएंगे उनका फौरी चालान काटने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के चलते वजीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत में लॉकडाउन लगाने का इशारा दिया था, जिसका बीजेपी ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत में शामिल एनसीपी भी मुखालिफत कर रही है। एनसीपी के सीनियर लीडर और हुकूमत में वजीर नवाब मलिक ने वाजे किया है कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है और रियासत एक और लॉकडाउन नहीं झेल सकती है। लॉकडाऊन हे राज्याला, जनतेला, कुणाला परवडणारा नाही। आम्ही सर्वांनी मुख्यमंत्री महोदयांना आग्रह धरला की आता लॉकडाऊन हे उपाय होऊ शकत नाही, आपण कुठेतरी आणखीन स्वास्थ्य व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे। पण ज्या पद्धतीने संख्या वाढते, बेडची कमतरता पुढे होऊ शकते, त्या दृष्टिकोनातून कुठेतरी मुख्यमंत्री प्रशासनाला आदेश देऊन आपली काय तयारी होऊ शकते तसा आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला आहे। पण अजून लॉकडाऊन होतीलच असा निर्णय झालेला नाही, अजून वेळ हातातून गेलेली नाही। जनतेने कुठेतरी शासनाने घाललेले नियम त्याच्या काटेकोरपणाने अंमलबजावणी केली, ते हे आपल्याला लॉकडाऊन अजूनही टाळता येते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने पुनश्च लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। उद्धव जी, लॉकडाउन एक कोरोना का उपाय नहीं हो सकता। गत 1.5 वर्षों में कोविड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में महाविकास अघाड़ी सरकार अपयशी ठहरी है, जिसका परिणाम यह है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो आज महाराष्ट्र की जनता को बेड और वेंटिलेटर की कमतरता महसूस हो रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। आपने नारा दिया था, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मी जबाबदार। उद्धव जी, इस कमतरता की जवाबदारी महाविकास अघाड़ी सरकार और आप पर ही है। यद्यप आप फिर भी लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे दिहाड़ी मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली, इनके खाने पीने और दवाई की व्यवस्था किए बगैर, उनको एक पैकेज दिए बगैर आप ये अगर लॉकडाउन लगाओगे तो महाराष्ट्र को एक बड़े उद्रेक का सामना करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना का खतरा लगातार मुल्क में बढ़ता जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र ऐसी हुकूमत है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा महसूस किया जा रहा है। हालांकि टेम्पररी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन अब हालिया जो सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के इशारे दिए हैं उसकी मुखालिफत उन्हीं की अलायंस से की जा रही है। एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने लॉकडाउन की मुखालिफत की है। उनका कहना है कि एक और लॉकडाउन आवाम नहीं झेल सकती है। इसके अलावा कोरोना के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कई ऐसी तस्वीरें भी महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं जहां पर लोगों में कोरोना का खौफ कम होता दिखाई दे रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर जो बाजार है, मार्केट में है, वहां पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो वहीं मास्क को लेकर भी लोग खासा नजरअंदाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त बेहतर इकदाम करने की जरूरत है, लेकिन जो हालिया जो हम अपडेट आपको बता रहे हैं उसमें यह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन का इशारा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मजबूरी हो सकती है उनकी कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उन्हीं की पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी की तरफ से भी लॉकडाउन की मुखालिफत की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लॉकडाउन ना लगाने की बात कही जा रही है। क्या वाकई में जो आवाम है वो दूसरे लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था गुज़िश्ता साल जब कोरोना उरूज पर था, लॉकडाउन लगाया गया था, तो तमाम तर जो परेशानियां हैं, मुख्तलिफ परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी, बिजनेस के हवाले से हो, रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से हो। चलिए सीधे बात करेंगे हम काबीनी वजीर महाराष्ट्र और एनसीपी के लीडर नवाब मलिक से, जिन्होंने खुद अब कहा था कि एक और लॉकडाउन जो महाराष्ट्र की हुकूमत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नवाब मलिक साहब, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि एनसीपी लॉकडाउन क्यों नहीं चाहती है? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन ये अंत में बहुत कठिन फैसला होता है जो करना पड़ता है। जी, लॉकडाउन करने से सरकार
को भी उसमें बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ जो हर दिन काम करके कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है। जी तो हम चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो तो बेहतर हो, जी लेकिन अभी बहुत सारे हमने कुछ फैसले किए हैं, जैसे नाइट का कर्फ्यू लगाया, कई जिलों में लगाया गया है, कहीं पे आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जी ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लोग हमें कोऑपरेट करें ताकि लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। अगर तो हाथ से बाहर चीजें निकल जाएंगी जी तो लास्ट में तो फैसला करना ही पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन किसी के लिए भी बेहतर चीज नहीं है। ये हमारा स्पष्ट जो भी मत है वो है। नवाब मलिक साहब, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा था कि लॉकडाउन वो लगाना तो नहीं चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है। तो आपको क्या लगता है ऐसे में हुकूमत के पास लॉकडाउन का दूसरा मुतबादिल क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जी उससे कितना इम्पैक्ट होता है। कुछ जिलों में 8-10 घंटे लोगों को छूट दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है जिसको लेके अंदाज लिया जा रहा है कि इससे कुछ कंट्रोल में चीजें आ रही हैं कि नहीं। अगर जी। बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगी, इलाज के लिए जो भी हमारे पास अस्पताल में बेड्स हैं जी या आईसीयू यूनिट्स हैं या जो भी सारी चीजें हैं, अगर उससे ज्यादा कुछ हालत बिगड़ने वाले होंगे तो फिर लॉकडाउन के सिवा कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो भी है, लोग अगर हमें कोऑपरेट करेंगे, जी सरकार जिस तरह से गाइडलाइन बना रही है उस पे लोग अमल करेंगे तो फिर लॉकडाउन से बचा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में वज़ीर आला लॉकडाउन से मुतालिक जो भी उन्होंने बयान दिया है, क्या वो जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप इसको तनाजा है, इस तरह की चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो आपका सोचने का तरीका गलत है। जी कोई भी फैसला ये मुख्यमंत्री, कैबिनेट एक साथ बैठ के लेती है। हालात उस तरफ जा रहे हैं जिसका इशारा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जी लेकिन लॉकडाउन ये आखिरी एक कोई इलाज है। लेकिन लॉकडाउन से बहुत सारे उसके मुज़र असरात भी हैं। आम आदमी की जिंदगी, जो गरीब आदमी है, उसको बहुत जी। उसका असर पड़ता है। इसलिए अगर लोगों ने एहतियात बरता तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। अगर हाथ से बाहर चीजें चली गई तो लॉकडाउन लगाना ये मजबूरन लगाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आवाम को इसमें ताउन करना पड़ेगा ताकि इस हद तक ना जाना पड़े हुकूमत को कि लॉकडाउन लगाया जाए। नवाब मलिक साहब, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ संजय पांडे, सीनियर लीडर बीजेपी के भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय पांडे साहब, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। संजय पांडे साहब, ये बताइएगा कि बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन काम नहीं करेगा। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन ये कोई कोरोना वायरस का उपाय नहीं है। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो ये नई बीमारी थी जिसके बारे में लोगों को, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को पता नहीं था और उसके संबंधित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो लॉकडाउन लगाया गया था। पर आज की समस्या ऐसी है कि आज अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगाने की बात करती है या लॉकडाउन लगाती है तो हमारी मांग हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से की है कि जो पिछली बार हुआ, जिस प्रकार से दिहाड़ी मजदूर, रोज काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भूखे प्यासे अपने गांव की ओर स्थलांतरित हुए थे, जिस अमानवीय घटना को पूरे देश ने देखा था, वैसी परिस्थिति आज फिर से ना उत्पन्न हो और इसीलिए उनकी व्यवस्था, खाने पीने, दवा की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार पहले करे, उसका पैकेज अनाउंस करे और उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाए और उसके बाद ही लॉकडाउन लगाए। हम ये मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे जी। तमाम तर इकदाम तो किए जा रहे हैं संजय पांडे साहब, लेकिन क्या आप वाकई महाराष्ट्र की आवाम के बारे में सोच रहे हैं या आपको लगता है कि लॉकडाउन के नाम पर आपको हुकूमत को घेरने का एक और मौका मिल गया है? हमें, देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन के नाम पे हम हुकूमत को घेरना बिल्कुल नहीं चाहते। आज महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है, पिछले 1.5 साल में जो कोविड का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, ये महाविकास आघाड़ी सरकार उसमें पूर्ण तरीके से फेल हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को बेड और वेंटिलेटर की कमतरता महसूस हो रही है और इसकी जवाबदेही पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार की। लेकिन संजय पांडे साहब, आज ही बीएमसी ने ये एक कार्रवाई की है, उसने बेड्स की तादाद को बढ़ाया है। तकरीबन 7,000 बेड्स मुख्तलिफ अस्पतालों में लगाए जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत कोशिश कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने की?
देखिए ऐसा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने की। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एकमेव इलाज एक ही है कि उसके संबंधित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल राउंड द ईयर चले। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन को सरकार प्राधान्य दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करके इस विषय को मतलब अंजाम तक ले जाए। वैक्सीनेशन ही एक ही उपाय है इस चीज के लिए। संजय पांडे साहब, जब आप जब लॉकडाउन लगाते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी, आपने लॉकडाउन लगाने की अपील तो की है, लेकिन ऐसे में देखते हैं कि हुकूमत क्या फैसला लेती है, वो लॉकडाउन लगाती है या नहीं। संजय पांडे साहब, बात करने का शुक्रिया। बेशतर सियासतदान अवामी मुकामात पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सियासतदानों को एक मिसाल कायम करते हुए आवाम की सरबराही करना चाहिए। ऐसे में न्यूज़ 18 तमाम से अपील करता है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से खुद को महफूज रखें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इंग्लिश में मना कर देते हैं। फूफड़ के मौसा के बेटे के तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़राई कवानीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई सह रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है। कमेटी के रुकन अनिल धनवत ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक 19 मार्च को ही रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई थी। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील शुदा कमेटी में अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। किसान बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि किसान बिल के गतिरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। हालांकि उस कमेटी का काम यह था कि वो 3 महीने के भीतर किसान बिल को लेकर जो गतिरोध है, उस गतिरोध को लेकर तमाम जो देश के किसान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, किसान संगठन हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत का सार अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को कमेटी मेंबर्स ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जब भी सुनवाई करेगा, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं देखेगा। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया किसान बिल और उसका भविष्य तय किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरी कमेटी में
अनिल धनवत, प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी को शामिल किया गया था और इन तीनों लोगों ने 3 महीने तक मैराथन बातचीत की है देश के किसानों से, तमाम स्टेक होल्डर से, और उसके बाद सीलबंद लिफाफे में अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर से बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल सदर राजेश श्रीवास्तव को एक खातून की असमत रेजी और ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब खातून ने अपने शौहर के हमरा वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता किया और श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जबलपुर पुलिस के मुताबिक इस खातून का श्रीवास्तव से तारुफ हुआ, जो अक्सर उसके घर आता था, जबकि उसका शौहर जो एक सरकारी मुलाजिम है वो काम के लिए बाहर रहता था। इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक दिन मुलजिम ने जूस पेश किया था, उसने उसको पीना शुरू किया जिससे वो होश खो बैठी और उसे श्रीवास्तव ने ज्यादती का निशाना बनाया था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदर राजेश श्रीवास्तव मुतासिरा खातून के शौहर को मैसेज करके 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। वहीं एक मर्तबा फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर नशर किए जाने के बाद जबलपुर बीजेपी ने बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल सदर राजेश श्रीवास्तव को ओहदे से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जैसा कि कल समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राजेश श्रीवास्तव जो कि युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं है, किंतु उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। वरिष्ठ जनों से एवं नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री जीएस ठाकुर जी के दिशा निर्देशन पर उसे तत्काल युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। नांदेड़ में सिख समाज हर साल होली का त्योहार निहायती जोशो खरोश के साथ मनाता आ रहा है। हल्ला बोल जुलूस में हजारों की तादाद में सिख समाज के लोग निहायत ही अकीदत के साथ हिस्सा लेते हैं। कोरोना के चलते गुरुद्वारा के अहाते में ही उन्हें इस जुलूस का एहतमाम करने को कहा गया। इब्तिदा में गुरुद्वारा के अहाते में ये जुलूस पुरअमन तरीके से चल रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ लोग मुश्तहल हो गए और उन्होंने गुरुद्वारा गेट के सामने लगे बैरिकेड हटाने और जुलूस सड़कों पर निकल आया। वहीं मौजूद पुलिस एहलकारों ने जुलूस को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ जमकर हाथापाई भी हुई। इसमें 4 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मुश्तहल हुजूम से ने पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया है और गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। वहीं पुलिस ने मामले में 20 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। होली के दिन यानी कल सबसे ज्यादा दिल्ली में गर्मी रही। 76 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस हवाले से माहिर मौसमियात कुलदीप ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मेरे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी। सर, जो तापमान में जो परिवर्तन हुआ है, जो अचानक कल 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था दिल्ली में, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, आपके पास जो बीते 3 दिनों में 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख के मध्य काफ़ी हवा की स्पीड में कमी आई थी और ये स्पीड लगभग हमारे पास 7 से 8 किलोमीटर पर आवर थी और चूँकि आसमान में बादल नहीं है, इस वजह से हमारे पास जो सन की एनर्जी है और सन की लाइट है वो पूरी आती रही है हमारे पास। इस वजह से बीते 3 दिनों में तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई थी और कल 29 तारीख को जो तापमान है 40.1 डिग्री सेंटीग्रेड रियलाइज़ किया गया। ये बीते 76 सालों में सबसे सेकेंड हाईएस्ट है। 1945 में ये तापमान लगभग हमारे पास 40.5 आया था, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट रियलाइज़ किया गया। सर, क्या अभी आने वाले दिनों में मतलब कैसा रहेगा मौसम? क्या ये 40 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, अगले अगर 3 दिनों की बात करते हैं, चूंकि हवा की स्पीड में काफ़ी वृद्धि हुई है और आज जो है स्पीड लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और ये स्पीड हमारे पास 1 तारीख तक ऐसी बनी रहेगी। तो तापमान है अगले 2 दिनों तक हमारे पास थोड़ा सा गिर जाएगा और लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। तो थोड़ी सी फौरी तौर पर राहत है, लेकिन 2 तारीख से फिर से तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी। सर, अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो है गर्मी तेज है और जो हवा चल रही है, लू जैसा फील हो रहा है लोगों को। हाँ, देखिए, चूंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पे जो काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो निश्चित तौर पे कम रहने वाला है। क्या माना जाए, मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है गर्मी ज़्यादा अधिक बढ़ेगी?
देखिए, जो हम लोगों का फोरकास्ट है, पूर्वानुमान है, वो 1 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में लगभग 0.5 डिग्री जो है नॉर्मल से ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। और जो मई और अप्रैल, आप कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से लेकर के 10 जून के मध्य का पीरियड होता है, वो हमारे पास दिल्ली एनसीआर में इंटेंस ईटिंग का पीरियड होता है। तो निश्चित तौर पे कुछ दिन हमारे पास जो तापमान है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड का भी मई में जो आएगा, और उस समय हमारे पास हीट वेव और सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक